हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट तक इस वीडियो को आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज ऑफ revaluation of assets and liabilities। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, when assets increasing, तो इसका जो इम्पैक्ट है ये आपके लिए प्रॉफिट होगा। इट विल बी प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। तो जो भी प्रॉफिट आपको होते हैं दैट विल बी क्रेडिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट विल बी क्रेडिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमने कर दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे असेट्स क्या हो रही है बेटा? असेट्स आर इंक्रीजिंग। और एज पर रूल ऑफ अकाउंटिंग जब भी असेट्स इंक्रीज होती हैं तो उस असेट्स को हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और नरेशन लिख देंगे बीइंग असेट्स इंक्रीज्ड। और यहाँ पे जो अमाउंट आपका आएगा वो आपका क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। केवल प्रॉफिट का पार्ट, कंप्लीट पार्ट नहीं, केवल प्रॉफिट का पार्ट। ओके, चलिए। तो ये आपका पहला केस था। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करें। असेट से रिलेटेड ही असेट्स इंक्रीज हो रही हैं। अब व्हेन असेट्स डिक्रीजिंग। स्टूडेंट्स, असेट्स के डिक्रीज होने से आपको लॉस होगा। इट विल बी लॉस। और जैसा कि आपको पता है जितने भी लॉस होते हैं वो डेबिट होते हैं किस अकाउंट में बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। और एसेट्स घटेगी तो उस एसेट्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट होगा आपका केवल लॉस वाला अमाउंट। और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग एसेट्स डिक्रीज्ड। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी असेट्स के घटने पर। पॉइंट नंबर थर्ड, ये असेट्स का पॉइंट हो गया। अब लायबिलिटीज का उठा लेते हैं। व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीजिंग।
तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लायबिलिटी के इंक्रीज होने से आपको क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पे भी आपको लॉस होगा, इट विल बी लॉस। और इस लॉस को आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर लायबिलिटीज। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा आपका, किसका अमाउंट होगा बेटा, वो लॉस का अमाउंट। ओके, नरेशन लिख देंगे, बीइंग liabilities decreased। ये लायबिलिटी इंक्रीजिंग का पॉइंट था। अब हम बात करेंगे व्हेन लायबिलिटीज डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज के डिक्रीज होने का मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, इट विल बी प्रॉफिट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होंगे बेटा, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और डेबिट हो जाएगा आपका पर्टिकुलर लायबिलिटीज़ का अमाउंट। तो एंट्री हो जाएगी आपकी पर्टिकुलर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे आपका जो अमाउंट घट रहा है वो आपको होगा प्रॉफिट। सो इट वाज द फोर्थ एंट्री, being liabilities decreased। और इस प्रकार से आपने इनकी एंट्री पास कर दी। फाइनली जो कंक्लूजन होगा वो नेट अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। तो प्रॉफिट अगर होता है तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिफ्थ एंट्री जो कंक्लूडिव एंट्री है, इसे मैं कंक्लूडिव एंट्री भी बोल सकता हूँ। यानी ये एंट्री आपको हर केस में करनी पड़ेगी। If there is revaluation profit, सर ये कब होगा, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। when credit balance is more than debit, किसका, of revaluation। तो जो डिफरेंस होगा बेटा वो होगा आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पार्टनर्स में। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस एक्सेस है तो उसको आप डेबिट कर दें तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे आपका प्रॉफिट बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट और डेबिट का, वो आपका प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा
उस नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और अगर आपको रीवैल्यूएशन का लॉस हो जाए, लॉस कब होगा बेटा? जब डेबिट ज़्यादा हो और क्रेडिट कम हो। तो लॉस होगा तो पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और ये भी आपको ओल्ड रेशियो में ही करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द एंट्रीज, सॉरी दीज वर द एंट्रीज ऑफ रीवैल्यूएशन। ओके, थैंक यू। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन revaluation of assets and liabilities. Case number 1, when increased to or decreased to are given। स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि assets are increased to, liabilities are decreased to, assets are decreased to, liabilities are decreased to, तो आपको क्या करना है, आपको कैसे उसका मीनिंग निकालना है। जब भी आपको इंक्रीज टू दिया हुआ हो बेटा, तो इसका मतलब होता है वहाँ तक आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट को लेकर जाना है। ओके, और अगर वो असेट्स का केस है तो आपको प्रॉफिट होगा इंक्रीज टू में, और अगर वो लायबिलिटीज का केस है तो आपको लॉस होगा इंक्रीज टू में। इंक्रीज टू का मतलब होता है ब्रिंग अमाउंट टू दैट पर्टिकुलर फिगर। जब आपका अमाउंट दे रखा हो इंक्रीज टू, तो आपको उस अमाउंट को उस पर्टिकुलर फिगर तक लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, डेटर्स, यहाँ मैं ले लूँ प्लांट एंड मशीन, इंक्रीज टू रुपीज 1 लाख, और इसकी बुक वैल्यू है आपकी 90,000। तो इस स्टेटमेंट में आपको गिवन है इंक्रीज टू, यानी आपको इस फिगर तक, इस पर्टिकुलर अमाउंट को लेकर जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10,000 रुपये की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और ये प्रॉफिट होगा आपके लिए, क्योंकि असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। हेयर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज रुपीज 10,000। क्योंकि यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीन की बुक वैल्यू को 1 लाख तक बढ़ाना है।
इंक्रीज टू का मतलब होता है, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, इंक्रीज टू का मतलब वहां तक ले जाना होता है। अब ये अमाउंट बढ़ी हुई भी हो सकती है और घटी हुई भी हो सकती है। यहाँ पे इंक्रीज बोला है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ी हुई होगी। ऐसे ही डिक्रीज टू दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक वर डिक्रीज टू रुपीज 80,000, बुक वैल्यू वाज रुपीज 1 लाख। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिक्रीज टू। डिक्रीज टू का मतलब यहाँ तक घटाना है। डिक्रीज टू का मतलब क्या है करना है, यहाँ पे यहाँ तक घटाना है। यहाँ तक घटाने का मतलब आपकी जो बुक वैल्यू है 1 लाख है और उसको 80,000 तक घटाना है। तो ऑब्वियसली स्टॉक आपका घट रहा है, हेयर स्टॉक यानी एसेट्स इज डिक्रीजिंग, so there will be revaluation loss। ओके, ये एसेट्स के 2 पॉइंट थे, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट एग्जाम्पल के। अब मैं लाइबिलिटीज के पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3। फॉर एग्जाम्पल creditors were increased to rupees 25,000, book value was rupees 20,000। यानी यहाँ पर इंक्रीज टू, हिंदी में इसका मीनिंग होगा क्रेडिटर्स को 25,000 तक बढ़ाना है। तो अब आपके क्रेडिटर पहले 20,000 के थे और ये क्रेडिटर बढ़ के 25,000 के हो गए। तो इन दैट केस हेयर liabilities are increasing by rupees 5,000, so it will be the revaluation loss। It will be the revaluation loss। ऐसे ही पॉइंट नंबर 4, फॉर एग्जाम्पल creditors were decreased to rupees 15,000, book value was rupees 25,000। तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकलेगा बेटा, डिक्रीज टू
क्रेडिटर्स को 15,000 तक घटाना है। क्रेडिटर्स को 15,000 तक घटाना है। तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। हेयर लायबिलिटीज आर decreasing by rupees 10,000 and so it will be revaluation profit. It will be revaluation profit. तो स्टूडेंट्स अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। जब आपको इंक्रीज टू और डिक्रीज टू दिया हुआ होता है तो आपको वहाँ तक इंक्रीज टू मीन्स बढ़ाना है, और डिक्रीज टू में अगर आपको दिया हुआ है तो वहाँ तक आपको घटाना है, कम करना है। ओके स्टूडेंट्स, so it was the case number 1. Now we are going to discuss case number 2. When assets are undervalued or overvalued, are given in the statements. पहला केस है अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स का, और दूसरा केस लेंगे हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स का। स्टूडेंट्स आपको गिवन है असेट्स आर अंडर वैल्यूड, असेट्स आर अंडर वैल्यूड। इसमें आपको लिखा हुआ होगा लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड, असेट्स आर अंडर वैल्यूड। तो इसका मीनिंग आपको इंटरप्रिटेशन क्या निकालनी है? वैल्यूड यानी हो चुकी, ऑलरेडी हो चुकी, अंडर कम पर, यानी आपकी असेट्स अंडर वैल्यूड कम पर वैल्यू हो चुकी, जबकि एक्चुअल में उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आपको असेट्स को क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल वैल्यू तक लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें अर्लियर assets were recorded at lower amount in comparison to actual. यानी पहले असेट्स को आपने कम पर रिकॉर्ड कर रखा था। हिंदी में लिख देता हूँ, असेट्स को कम वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रखा था।
जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, हमें उस एसेट्स को एक्चुअल वैल्यू पर लेकर आना होगा। इन दैट केस वी हैव टू रिकॉर्ड दैट एसेट्स एट देयर एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का मतलब आपको एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, एसेट्स टू बी इंक्रीज्ड, और यहाँ पे आपको होगा इट विल बी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, और एसेट्स इंक्रीज होंगी तो ये आपको प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। आपको एसेट्स सही वैल्यू पर रिकॉर्ड करनी है। पहले एसेट्स को आपने 80,000 पे रिकॉर्ड कर रखा था और ये अंडर वैल्यूड थी बाय 20,000। तो यहाँ पे एसेट्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 20,000 से ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने उसको कम पर 20,000 से कम पर रिकॉर्ड कर रखा था। तो यहाँ पे आपको 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा केस, एसेट्स आर ओवर वैल्यूड। recorded at a higher in comparison to एक्चुअल। इसका मतलब यह है कि पहले एसेट्स को आपने ज़्यादा पर रिकॉर्ड कर रखा था, पहले ज़्यादा पर रिकॉर्ड कर रखा था, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कम थी। तो यहाँ पे भी हमें एसेट्स को एक्चुअल वैल्यू पे लाना होगा। वी हैव टू रिकॉर्ड assets at their actual value। तो इस केस में आपकी कम है, रिकॉर्डेड एसेट्स एट हायर इन कंपैरिजन टू एक्चुअल। पहले ज़्यादा भी रिकॉर्ड थी, अब उसकी एक्चुअल में वैल्यू वास्तव में कम है। एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी, कम है, तो उस कमी पे उसको रिकॉर्ड करना है। तो एसेट्स टू बी डिक्रीज्ड ये आपके लिए होगा रीवैल्यूएशन लॉस। ओके स्टूडेंट्स, इट विल बी रीवैल्यूएशन लॉस फॉर यू। तो ये था आपका अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। नाउ we are going to discuss some examples of both cases.